मैं सबसे पहले मार्केट पर ही आपका जो है कमेंट लेना चाहूँगा। मार्केट जो है आज भी लग रहा है कि लाल निशान के साथ ही खुली है। क्या आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड लगातार जारी रहेगा बाजार में? नहीं सर, कल लास्ट आवर का बाउंस बैक जब वी वैप के ऊपर आके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी तो हमने लॉन्ग प्ले किया था। उसके बाद से हम खाली बैठे हैं। आज भी हम मान के चल रहे हैं कि 59,400 तक तो हम जाएंगे। 59,400 निकलता है तो बाउंस बैक और थोड़ा सा मिलेगा। अगर वहां पे रिजेक्शन मिलता है तो फिर डाउन साइड खुलेगी। तो कल भी डिस्कस हुआ था कि मंथली पीओसी बैंक निफ्टी पे सब चीज बैंक निफ्टी से चल रहा है। निफ्टी में कोई बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, बैंक निफ्टी में ही पूरी स्ट्रेंथ है। 59,000 प्रीवियस मंथ पीओसी था और लास्ट 2 हफ्ते का पीओसी भी 59,000 था, वहीं से बाउंस बैक है। ये बाउंस बैक 59,400 450 की जोन तक जाएगा। उसके ऊपर निकला तो फिर आप 59,650 एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहां पर रिजेक्शन मिला तो वापस 59,000 आएगा। तो ट्रेड डेवलप होने का वेट कीजिए। अति उत्साह में कूद जाएंगे तो फिर जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लोग, वैसे ही फ्रस्ट्रेट होंगे। जी सर, यूएस की ट्रेड डील का तो इंतज़ार है बाजार को है ही, लेकिन वो यूएस की ट्रेड डील तो अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आज जो है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, तो रशिया के साथ अगर कोई ट्रेड डील होती है तो क्या आपको लग रहा है बाजार के लिए पॉजिटिव होगा और कुछ खास स्पेसिफिक सेक्टर्स में इसका असर देखने को मिलेगा? तो देखिए, जिन जिन को लग रहा था कि ट्रेड डील बहुत जल्दी हो जाएगी, या तो आप न्यूक्लियस फैमिली से हैं या मतलब आपके माता पिता सिंगल चाइल्ड रहे हैं अपने मतलब दादा दादी के। नहीं तो आपको पता होता कि नाराज फूफा इतनी जल्दी नहीं मानता है जब तक पूरा खानदान मान मनावल ना कर ले। हमारा तो 400 लोग का खानदान है, तो हमको तो पता ही है कि फूफा लोग की दामाद लोग की कितनी मान मनावल करना पड़ता है तब मानते हैं। तो जिसको लग रहा है कि फूफा जी जल्दी मान जाएंगे, नहीं मानने वाले। ट्रेड डील बहुत जल्दी हो जाएगी, नहीं होने वाली। तो उसकी आशा छोड़ दीजिए। डे टू डे अपना मार्केट देखिए। जिस साइड का स्विंग बन रहा है उस साइड का ट्रेड कीजिए। जिस एक दिन कभी न्यूज आ जाएगी उसका रिएक्शन भी मुश्किल से 5-10 मिनट रहेगा। अब उसकी आस में बैठे रहे तो बैठे ही रह जाएंगे, कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बेटर है जी। टेक मार्केट वन डे एट ए टाइम। जो स्विंग ट्रेड मिल रहा है उसको करिए और खाली होइए। जी। सर, सवाल जो अगला है वो आशीष सिंह जी का है। ये एलयू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास एक 1115 के भाव पर है और टाटा टैक्स 767 के भाव पर। ये पूछ रहे हैं कि इनका टारगेट कब तक आएगा, बाउंस बैक पे निकल जाएं? ये 2 हफ्ते का व्यूज़ पर जानना चाह रहे हैं। सर, आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट 10 20 50 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है, डेली और वीकली पे। अब है साइडवेज। वीकली चार्ट पे सेकंड इनसाइड बार बन रही है, तो बहुत जल्दी से तो कोई मूव नहीं आ रहा। अगर ये स्टॉक जब भी ये स्टॉक 1031 निकलेगा, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट 1031 पे ब्रेकआउट है, वो निकलने के बाद 1090 1174 तक आते हुए दिखेगा। अब शो स्टार्ट हो रहा है, बार बार एक ही सवाल आएंगे तो मैं पहले ही सारे सवालों का मिश्रित जवाब दे दे रहा हूँ। रिलायंस पे मैं बात नहीं करूंगा, टाटा टेक पे मैं बात नहीं करूंगा, अदानी ग्रीन पे मैं बात नहीं करूंगा, हाईटेक पाइप पे मैं बात नहीं करूंगा। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 3 से 5 साल के लिए एक्यूमुलेशन जोन में है। यहाँ से एक्यूमुलेट करके रखते हैं तो 700 चला जाएगा। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो गलत स्टॉक है, तुरंत निकल जाइए। रोज रोज उसको पूछने से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी चाल 3 साल में कंप्लीट करेगा। आपके पास पेशेंस नहीं है, गलत स्टॉक में है, निकल जाइए। इसके अलावा एक आध कोई स्टॉक जिस पे रोज सवाल आता हो। तो सर, अब आपने इन अधिकतर सवालों से बोल ही आगे दिए। बढ़ के नए दर्शकों को मौका दिया जाए कि वो अपने सवाल पूछ सकें। जी। सर, सायंतन दत्ता जी है, ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग अंशुल सर। लॉन्ग टर्म होल्डिंग है इनके पास 5200 शेयर है प्रिज्म जॉनसन के 140 के भाव पर। इस पर ही आउटलुक जानना चाह रहे हैं। देखिए, प्रिजम जॉनसन अगर आपके पास 2-3 साल का समय है तो रखिए, नहीं है तो निकल जाइए। अगर है तो फिर आपको 300 प्लस के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। सर, जो अगला सवाल है वो सौरभ गोयल जी का है। ये हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए फ्रेश बाइंग किस में करें, गेल या हिंडाल्को? एनी डे हिंडाल्को। अभी गेल में उतना मोमेंटम नहीं है। प्रोबेबली 1-2 क्वार्टर रिजल्ट के बाद गेल में मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन गेल में डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो गेल आपको यहीं आसपास झूलता हुआ मिलेगा। गेल इस समय ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट प्लेस्ड है। जिसको भी कॉल बेचनी है, ऊपर में कॉल राइटिंग करके आराम से कवर्ड कॉल राइट करके बैठ जाए। बाकी मिडल्स में अच्छी चाल है, तो आपको हिंडाल्को अच्छा पैसा दे देगा 1 आध साल में। हिंडाल्को में सर किस लेवल पर एंट्री करें और क्या टारगेट रहेगा उसका? देखिए, हिंडाल्को में अगेन, अगर आप
एकदम इमीडिएट स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, 4% स्टॉप लॉस 8% टारगेट वाला, तो हिंडाल्को वो स्टॉक है ही नहीं। 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इमीडिएटली 802 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और ऑल टाइम हाई 860 प्लस का टारगेट रहेगा। ठीक है सर। शुभमन मेहरोत्रा जी का सवाल है सर अगला, ये प्राइम मेंबर है, ये जानना चाह रहे हैं सर, सवाल इतनी तेज़ी से आ रहे हैं ना कि सवाल एकदम ऊपर चले जाते हैं। चलिए उनका सवाल दोबारा मिल गया शायद। सर ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आईटीसी में एंट्री ले सकते हैं क्या? इनके पास TBZ 184 के भाव पर है, और ये आईटीसी और TBZ दोनों पर राय जानना चाह रहे हैं और 5 लाख रुपए देखिए इन्वेस्ट करना टीवीजेड चाहते हैं। देखिए टीवीजेड में तो ऑल टाइम हाई का फेलियर रहा है एट 242, जिसका इमीडिएट टारगेट 153 और 135 है। तो 153 135 की जोन आती हुई दिख रही है। और टीबीजेड त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी TBZ 153 और सॉरी हाँ 153 और 130 करीब आते हुए दिख रहा है। फिलहाल तो कोई बाइंग का स्ट्रक्चर इसमें है नहीं। आईटीसी में बहुत बुलिश नहीं हूँ। एफएमसीजी इंडेक्स पे मैं एक्सट्रीमली बेरिश हूँ। 358 इनिशियल टारगेट है आईटीसी पे, बाई की लिस्ट में तो कतई कहीं से नहीं है। जी सर, अगला सवाल ले लेते हैं। शंकर सिंह जी का अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि प्रणाम नरेंद्र जी, अंशुल जी। अनंत राज इनके पास 608 रुपये के भाव पर है। इसके अलावा गेल भी इनके पास है, गेल पर हम बात कर चुके हैं। तो सर अनंत राज पर अपना व्यू दे दीजिए। अनंतराज में डाउनसाइड ही दिख रही है सर अभी 515 तक। वीकली चार्ट लगा के देखिए, 10 20 50 मूविंग एवरेज आपको दिखेगा कि हिंज आते हुए दिख रहा है और स्विंग लो टूटा है। तो प्रॉफिट बुकिंग काफी लंबे से गहरा सकती है अनंतराज में। 511 और 511 निकलता है तो 413 स्टॉक विनर्स की कैटेगरी से निकल के अब अंडर परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आया है, और अगर 511 निकला तो फिर लूजर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। जी सर, प्राइम मेंबर है हमारे जीत सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल में क्या भी एंट्री कर सकते हैं? 3 साल का ये व्यू जानना चाह रहे हैं, 3 साल तक ये शायद होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को। PGHL नहीं, ये भी एफएमसीजी का स्टॉक है। मेरे को एफएमसीजी बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। अगले एक आध साल में काफी तगड़ी पिटाई हो सकती है इन स्टॉक्स में। जी, तो फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह रहेगी। सर इसके अलावा जो अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो अनलिमिटेड के नाम से इनकी आईडी है। ये कह रहे हैं कि अंशु सर VBL के 80 शेयर हैं इनके पास में, तो उस पर ही अपना आउटलुक, आपका आउटलुक जानना चाह रहे हैं। वीबीएल में मेरा आउटलुक में कोई बदलाव नहीं है। 50 वीक मूविंग एवरेज है 495, उसके ऊपर 536। यहाँ तक बाउंस बैक अगर आता है तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि 445 के मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। इवेंचुअली जब 445 टूटेगा 330 रुपये 329 रुपये 75 पैसे की रेंज आती हुई दिखेगी। तो ये भी एफएमसीजी स्टॉक है, रैलीज पे निकल जाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर अगले जो हमारे दर्शक है, ये ग्लेनमार्क और सेनोरिटा फार्मा पर आपका आउटलुक जानना चाह रहे हैं। ग्लेनमार्क बॉक्स के ग्लेनमार्क अगर आप वीकली चार्ट लगाएंगे तो वीकली चार्ट में एक रैली डेवलप हुई थी। 6 हफ्ते में 22% चला था स्टॉक, सॉरी 6 हफ्ते में 66% चला था। 7 जुलाई वाले वीक में बड़ी कैंडल बनी थी 2279, जिसका हाई था 1788 लो था। उसी के अंदर लगभग जुलाई से लेके अभी तक उसी के अंदर चल रहा, रेंज के लोअर एंड से चल रहा है। तो प्रोबेबली 2133 2282 ये जोन आ सकती है। अगर आती है तो वहां पे दोबारा सवाल पूछिए। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड बहुत ज्यादा खुला हुआ है, बट कछुए हैं, धीरे धीरे चलेंगे। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप गलत स्टॉक में हैं। सर एक सेनोरिस फार्मा, इस पर भी इनका सवाल है। सेनोरेस 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 फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्राइमा फेसी इंडिकेशन आ गए हैं, ब्रेकडाउन 758 के नीचे है। मैं फ्रेश बाई अवॉइड करता। अगर लॉन्ग पोजीशन होती तो 758 का सपोर्ट है, 755 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लेता। जी सर, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी का अगला सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। ये पूछ रहे हैं कि नाइका 254 के भाव पर है इनके पास, और PPL फार्मा 191 के भाव पर है।
कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 4 साल तक ये इसको होल्ड कर सकते हैं? देखिए, अगर नाइका आपको 3-4 साल होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस की बहुत ज़रूरत नहीं है। ऑल टाइम हाई तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरा कौन सा था सर इनका? पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा भी 2-3 साल के लिए छोड़ देंगे। 300 रुपये ऊपर, सॉरी 400 रुपये तक के टारगेट आपको, 300 तो कहीं नहीं जा रहा है, 400 रुपये आराम से मिल जाएगा। जी, एलिस के नाम से आईडी है सर, प्राइम मेंबर है ये। आइनोक्स ग्रीन पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। 265 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, क्या इसका आउटलुक आइनॉक्स रहेगा? ग्रीन। जी। आइनॉक्स ग्रीन 224.65, अगर अगले 2 हफ्ते में रिक्लेम नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि पहला टारगेट 180 रुपये ऑलमोस्ट खुल ही गया है। मंथली चार्ट पे बहुत खराब कैंडल की फॉर्मेशन है। जी सर, एक आखिरी सर सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद अपने। सर जी 5676 के ब्रेकआउट पे हीरो मोटो, अपन ने यहाँ पे मनी नाइन पे डिस्कस किया था कि जी ऑटो में सबसे स्ट्रांग हीरो मोटो है। 5676 पे बाई करना चाहिए। 5673 80 पे 6300 का हाई लग रहा है, तो थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चाहे तो कर ले। मतलब अगर 100 शेयर लिए हैं तो 25 शेयर बुक कर ले, बाकी 75 शेयर धीरे धीरे कैरी करें। इसको कहते हैं पीलिंग आउट पोजीशन। तो अपनी पोजीशन को पील करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जी। सर अगला जो सवाल है ये प्राइम मेंबर है, बजाज हाउसिंग पर राय जानना चाह रहे हैं। 3000 इनके पास शेयर है। तो बजाज हाउसिंग में आप आज पूछें, 6 महीने बाद पूछें, 1 साल बाद पूछें, ये स्टॉक आपको इसी के आसपास मिलेगा। मेरे को नहीं लगता कि 117 या 137 दोनों रेजिस्टेंस पार करेगा। 11% का फ्री फ्लोट है, 25% का फ्री फ्लोट सेबी का नियम है, तो 14% माल बिकने अभी आना है, जिसमें से 1-8% बिका है, तो 12-12.5% अभी भी बचा हुआ है। ओवरहेड, ये ओवरहैंग जब तक बना है तब तक स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं बनेगी। जी सर, एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ेंगे। डेली लाइफ के नाम से आईडी है, ये पूछ रहे हैं कि इरडा में क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? नहीं, एडा में आप मतलब डाउनसाइड तो नहीं है एडा में, लेकिन अपसाइड भी नहीं बनेगी। एकदम 6-8 महीना 1 साल फ्रस्ट्रेट कर देगा। बेटर है कि आप किसी मूविंग काउंटर में शिफ्ट कर लीजिए, वहां पे पैसा कमा लीजिए, उसके बाद 6 महीने आके बाद आके आप यहीं पे 2-5-10 रुपए आपको ऊपर नीचे मिल जाएगा, तो कोई बहुत सेहत में अंतर नहीं आएगा। एक साथ स्टॉक देखिए, ईज माई ट्रिप, ये आपको याद होगा। जिसको पढ़ने का शौक है, मतलब जिसको अंधा सट्टा मानना है अलग बात है, जिसको पढ़ने का शौक है, ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था 22 रुपए में कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। और बाइंग क्लाइमेक्स के बाद इसका टारगेट निकलता है करीब करीब, जो आईपीओ के वीक वाला हाई है वही ऑर्डर ब्लॉक है, वो हाई टारगेट खुलता है 7 रुपए 11 पैसे का। तो 22 रुपए से आप देखिए, मरते पड़ते गिरते 157 हफ्ते में 80% स्टॉक टूट गया, और 7-11 का जो बाइंग क्लाइमेक्स का लो है वो टेस्ट हो गया। अब जितने लोगों को लगता है कि मैं बोल रहा हूँ बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पैसा कमा ही लेंगे, तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फोर्सफुल जो आप बन जाते हैं, 157 हफ्ते में 80% आपकी कैपिटल टूट चुकी है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देना जबरदस्ती वाली कितनी अकलमंदी है, एक बार अपने अंदर झांक के देख लीजिए कि क्या आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। तो 22 रुपए से जो बाई ऑन डिप कर रहा है 80% नीचे है। क्या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपकी हाल आपके सामने 80% नीचे है अपने बाइंग क्लेमेक्स के लेवल से। तो मिड कैप स्मॉल कैप इज अ डिफरेंट एनिमल। उसको आप लार्ज कैप की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ेंगे या फिर बाई ऑन डिप्स करेंगे, तो आपका हाल वही होना है जो ईज माई ट्रिप के रिटेल इन्वेस्टर्स का हुआ है। थोड़ा सा अपने आप को देखिए, पढ़िए, समझिए। शाम को 1 घंटा मिलता है तो वो टीवी पे सास बहू के चैनल चटकाने की जगह थोड़ा सा फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू रखा है, उसको खोलिए। मिड कैप 250, मिड कैप 150 हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, माइक्रो कैप 250 हो गया। इनके इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं इन्हीं के चार्ट देख लीजिए, पूरा यूनिवर्स नहीं देखना है तो। मगर ये सास बहू का सीरियल देख के आपको शेयर बाजार में पैसा नहीं बनना है ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शेयर बाजार में निवेश से पहले रिसर्च बहुत ज़रूरी है। सर अपने अब प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट वाह के आईपीओ की ओर। वाह क्या आईपीओ है।
सर कल 3 आईपीओ एक साथ खुले थे। सबसे पहला जो आईपीओ मीशो का आईपीओ है, ये 5 दिसंबर तक खुला रहेगा ये आईपीओ। और पहले दिन ही आईपीओ तकरीबन 2.5 गुना सब्सक्राइब हो गया। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 105 से 111 रुपये प्रति शेयर है और आईपीओ से कुल 5,421 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। फ्रेश इश्यू से कंपनी को 4250 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को 1171 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसका लॉट साइज जो 135 शेयर का है, न्यूनतम इसमें निवेश 14,985 रुपये का है। इसके अलावा 8 दिसंबर को अलॉटमेंट इसकी होनी है और 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो गया। ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो ग्रे मार्केट में 45 रुपये प्रति शेयर का इसका भाव नज़र आ रहा है और 156 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। सर इस पर क्या आपका इस पर नज़रिया क्या रहेगा, क्या इस पर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। लिस्टिंग इन के लिए आप इन्वेस्ट कर लीजिए। लिस्टिंग इन में अपने 3 से 5 दिन पूरा जूस निकाल के बाहर हो जाइए। उसके बाद वेट कीजिए आईपीओ बेस बनने का। और जिन जिनको शौक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का शौक है, पिछले 100 आईपीओ पढ़ लीजिए। 100 में से 90 आईपीओ नीचे ही मिलेंगे, जो 10 ऊपर मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं आईपीओ बेस बना हुआ मिलेगा। तो जिस चीज को जैसा ट्रेड किया जाता है उससे इतर आप ट्रेड करेंगे तो पैसा बनाने की संभावना नहीं है। 3 से 5 दिन अपना जूस लेके निकलिए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। अगर आईपीओ बेस बनता है, नाइका जैसी कंपनी ने 300 कितने हफ्ते लगा दिए, नाइका में लग गया आईपीओ बेस बनने में 145 हफ्ते का तो बेस बना था, और वो 145 हफ्ते लिस्टिंग के भी 52 हफ्ते बाद बना था। तो लिस्टिंग के दिन से अगर पकड़ें तो 197 हफ्ते लग गए थे। तो 197 हफ्ते की फ्रस्ट्रेशन झेलने की जगह अपना जूस निकालिए, 5 दिन में बाहर होइए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। तो सर इसमें कितने लॉट लगाने की आप सलाह देंगे? सर मेरे पास पैसा होता है, या अगर मैं, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है, आईपीओ नहीं मिलता मेरे को, तो मैं लगाना भी छोड़ दिया हूँ। जी तो बट अगर होता तो मैं पूरे 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन भरता। मतलब रिटेल इन्वेस्टर का जो हाईएस्ट अमाउंट है बिडिंग का, मैं पूरे 2 लाख रुपए भरता। जी, तो मीशो से काफ़ी उम्मीद है आपको। कंपनी अच्छी है सर। इवेंचुअली जब आईपीओ बेस बनेगा तो नाइका में जैसे हम अब बुलिश हुए हैं, हुनासा में अभी भी जी आईपीओ बेस नहीं बना है, लेकिन जब भी बनेगा तो हम बुलिश रहेंगे। तो नाइका में भी हम लॉन्ग टर्म तो बुलिश हैं, लेकिन भाई आईपीओ में मैनेजमेंट और ये सब अपना माल छोड़ते हैं तो महंगे भाव में छोड़ते हैं ना। फ्रेश इशू भी आता है तो मैक्सिमम पैसा कमाने की कोशिश करती है कंपनी की, मैक्सिमम पैसा अंदर आ जाए। जब जी मार्केट में आएगा, लाखों लोगों के बीच में ट्रेड होगा, तब ना आपको फेयर वैल्यू पता चलेगी। और वो कब पता चलेगी? जब आईपीओ बेस बनेगा, तो उसका वेट जी करेंगे। जी। सर अगला जो आईपीओ वो 21 लिमिटेड का आईपीओ, ये भी 5 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इस आईपीओ की बात करें तो पहले दिन ये आईपीओ भी तकरीबन 3.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ का प्राइस बैंड जो 118 से 124 रुपये प्रति शेयर है। वहीं आईपीओ से कुल 922 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। इसके अलावा आईपीओ से कुल फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी को 670 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं ओएफएस से मौजूदा निवेशकों की बात करें तो इन्हें 252 करोड़ रुपए के आसपास इन्हें मिलने हैं। वहीं लॉट साइज इसका 120 शेयर है और इसमें जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,880 रुपये है। इसके अलावा 8 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होना है और 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। इसका ग्रे मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो 45 रुपये 5 पैसे इसका शेयर का ग्रे मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है और जबकि इसका जो लिस्टिंग है वो तकरीबन 169.5 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। एक्यूस पर सर आपकी क्या राय रहेगी? इस पर भी आप पैसा लगाने की सलाह देंगे? सर मैं इस पे बिल्कुल पैसा लगाने की सलाह दूंगा। और लिस्टिंग के बाद इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा कि लिस्टिंग के बाद अपना जूस निकाल के बाहर होइए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। आईपीओ बेस अगर बनता है, इवेंचुअली जो बनेगा, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेट आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, तो जब आईपीओ बेस बन जाएगा तो हम री एंटर कर लेंगे। और प्रोबेबली ये शायद मैं बच्चों वाले पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये बनाती है उसकी हमेशा ही डिमांड बनी रहेगी, अनलेस कंपनी या मैनेजमेंट कुछ अपने आप में गड़बड़ कर ले, गलत फैसले ले ले, तो अलग बात है। नहीं, अगर बिजनेस एज यूजुअल चला तो ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईपीओ में लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, क्योंकि आईपीओ के बाद गिरता है स्टॉक, बेस बनाता है, तब चलता है। जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इस लिस्टिंग के लेकर के निकलें, उसके बाद बेस बनाने का इंतजार करें और फिर निवेश करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी
सर अगला जो आईपीओ है वो विद्या वायर्स का आईपीओ, ये भी 3 दिसंबर को ही खुला और 5 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। और पहले दिन आईपीओ तकरीबन 3 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 48 से 52 रुपये प्रति शेयर है। इस आईपीओ से कुल 300 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी को 274 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को तकरीबन 26 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं इसका लॉट साइज जो है वो 288 शेयर है। इसके अलावा न्यूनतम निवेश इसमें 14,976 रुपये। 8 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होना है, जबकि 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो 5 रुपये प्रति शेयर और 57 रुपये पर इसकी लिस्टिंग होनी है। सर विद्या वायर्स पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या इसमें भी आपका वही सेम व्यू रहेगा? सर लगभग मेरा हर ही आईपीओ में वही व्यू रहेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड में हजारों आईपीओ पे यही रिसर्च रही है। तो मैं रिपीटेबल पैटर्न ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मार्केट तो रैंडम चलता है, तो कहीं ना कहीं रिपीटेबल पैटर्न आपको ढूंढना होता है, तब पैसा बनता है। तो बट विद्या वायर अगर आईपीओ बेच बना तो शायद मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, बट मैं लिस्टिंग तक के लिए ही इसमें इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद बहुत मेरे को विजिबिलिटी नहीं दिखती है कि, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए आज से बहुत अच्छा व्यू नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं लिस्टिंग एंड लेके निकलना पसंद करूंगा। फिर अगर आईपीओ बेस बना तो टेक्निकली प्ले करेंगे, नहीं बना तो जय श्री राम। जी, तो आईपीओ के अंदर जो है अंशुल जी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है अंशुल सर, इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। जी सर, कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। मोहम्मद जी ये पूछ रहे हैं कि जीपीएल पर ये सवाल आउटलुक जानना चाह रहे हैं। जीपीएल सर, इन्होंने जीपीएल लिखा है। जीपीएल गुजरात पेट्रो। जीपीपीएल है, जीएसपीएल है, जीपीएल लिखा है सर इन्होंने। जीपीएल तो शायद ये मेरे ख्याल गुजरात। से जीपीपीएल होगा, क्योंकि इसी पे रोज सवाल आते हैं। तो जीपीपीएल जी 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 186.40 आ चुका है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर टिका तो 218। बाकी मूव वर्टिकल है, 4 अप वीक, 1 2 3 4 5 अप वीक हो चुके हैं, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। प्राइस में कोई वीकनेस नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग के कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस सेट किया है, तो कुछ समय साइडवेज रह सकता है। और कुछ समय अगर ये साइडवेज रहता है तो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। तो अगर उतना पेशेंस है तो एक बार के लिए नीचे में 180 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको होल्ड कर लीजिए। ठीक ठाक पैसा बनने की उम्मीद है। जी, मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जिस भी स्टॉक पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं उस स्टॉक को बिल्कुल साफ साफ और अच्छे से स्पेलिंग उसकी लिखें, ताकि हमें और जो एक्सपर्ट है उन्हें समझने में आसानी होगी आपका सवाल किस स्टॉक को लेकर के है। सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं सर। एक आबिद सलीम जी का सवाल है, ये एसएमएल पर अपना सवाल पूछ रहे हैं। एसएमएल महिंद्रा पर ही जानना चाह रहे हैं, इन्होंने भी आधा नाम लिखा है। देखिए एसएमएल में एक एसएमएल सोनी मेडिकेयर है और एक एसएमएल महिंद्रा है। एसएमएल महिंद्रा ही ले लेते हैं, क्योंकि इसी पे सवाल आते हैं। सर 3906 3900 की तक बाइंग है इनकी, जी, महिंद्रा ही लेंगे। 3906 तक की हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस पुल बैक में माल छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर 3906 रिजेक्ट हुआ तो सीधा 2315 का टारगेट खुलेगा। अभी हमने ईज माई ट्रिप डिस्कस किया कि 80% स्टॉक गिर गया है। तो दिस बीइंग अ स्मॉल कैप काउंटर, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मैं बाइंग क्लाइमेक्स के बाद कोई भी खिलवाड़ करना पसंद नहीं करूंगा। पुल बैक मिल रहा है 3900 तक, निकलूंगा। मे भी गलत प्रूव हो जाऊंगा, बट 100 में से 90 बार बाइंग क्लाइमेक्स में 80% गिरावट आती है। तो मैं वो 10% खोजने में इतनी काबिलियत मेरी नहीं है। जो 90% होता है रिपीटेबल है, मैं उसी के साथ जाता हूँ। 3900 पे अगर निकलते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2315 आपको मिल जाएगा। जी सर, अगला जो सवाल है प्रोफेसर विश्वजीत रे जी का। ये कह रहे हैं कि एक्मे फिनट्रेड इंडिया, ये कह रहे हैं कि इसको 2-3 साल तक होल्ड करने के लिए कहा था इनको, और क्या इन्हें अभी निकल जाना चाहिए? इन्हें 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें। एक्मे जब 2-3 साल के लिए लिया है तो फिर आज निकलने की बात क्यों हो रही है? और एक्मे फिनट्रेड मेरे को याद है ट्रायंगल ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी थी, ना कि इमीडिएट सीएमपी पे। और सीएमपी पे एंटर भी किए थे 8.49 में, तो आपका 9.5 का टारगेट जो शॉर्ट टर्म का था रेंज टॉप वो अचीव हो चुका था। तो जी 940 के ऊपर जब ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलेगा तब कोई मोमेंटम आएगा। जी सर, देखिए अगला जो इनके सवाल। सवाल में ही इनका जवाब छुपा हुआ है। आप 3 साल के लिए लिए हैं, रोज प्राइस देख रहे हैं,
तो आप अपने साथ सिंक नहीं है। आप हैं ट्रेडर, आप इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक ले रहे हैं, इन्वेस्टर बने बैठे हैं, आप अपने आप के साथ सिंक नहीं है। जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अपने आप के साथ सिंक नहीं है, पैसा कमा नहीं पाएंगे। जेन स्ट्रीट बैठा है आपका पैसा लेने के लिए। इन्हें नुकसान हो रहा है शायद, तो वही इनको बार बार कर रहा होगा कि 20,000 है, वो नुकसान और ना बढ़ जाए। देखिए ठीक है बीस सर। हजार का लॉस, 20,000 का लॉस अगर आपके परसेंटेज कैपिटल का 4% है, तब आपकी क्वांटिटी गलत है। अगर मोर देन 4% है तो आपकी साइकोलॉजी ही गलत है। इन्वेस्टमेंट के लिए जी 4% रिस्क लगानी है, ट्रेडिंग के लिए 1% रिस्क लगानी है, उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। सिंक नहीं है आप अपनी कैपिटल के साथ, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। जी ठीक है सर। सर अगला जो सवाल है सूरज गोयनका जी का है, ये राघव प्रोडक्टिविटी इन्हेंसर्स और अनुपम रसायन इंडिया, इस पर ये सवाल जानना अपना सवाल पूछ रहे हैं, इस पर ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं। इन्होंने लिया हुआ है, आज ब्रेकआउट लेवल पर है। तो अनुपम रसायन में तो फ्लैग पैटर्न बना है। अगर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि बेस में बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है, तो मैं अवॉइड करूंगा। बट अगर आपको करना है तो 1195 का स्टॉप लॉस है। ब्रेकआउट बनेगा 1254 के ऊपर और टारगेट खुलेगा 1500 का। आइडियली वॉल्यूम नहीं है बेस में, तो मैं नहीं इसको ट्रेड करूंगा। और ये आपका आरपीईएल, आरपीईएल क्या है, राघव प्रोडक्टिविटी, इसमें हमने डिस्कस किया था 213 दिन का बेस ब्रेकआउट 769 पे, जिसका टारगेट 1050 था। तो ये 1050 ऑलरेडी 19 नवंबर को अचीव हो चुका है। उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज है। अगर कोई स्कैल्पिंग ट्रेड बननी है तो 1070 के ऊपर बनेगी। बाकी फिलहाल जो पुराना बेस पैटर्न 213 दिन का था, उसका टारगेट अचीव हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हाई है। जी सर, एस एम सुमी जी के नाम से अगली जो दर्शक है हमारे, इनकी एस एम सुमी जी के नाम से आईडी बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि आनंद राठी आईपीओ में इन्होंने बाई किया था और हाफ बुक किया है 750 पर। अभी क्या बाकी को भी बुक करना चाहिए? आनंद राठी, जी, आनंद राठी का इन्होंने आईपीओ लिया था। आनंद राठी शेयर, सर आनंद राठी में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका जो दो आईपीओ बेस में आपको बाई मिला था, उसका लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 690 था। 690 टूटा है, तब से आपको लॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 690 के बाद इसका टारगेट खुलता है 536 का। तो कोई भी पुल बैक मिलता है तो माल बेचिए, 536 आते हुए दिख रहा है। जी, आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि जमुना ऑटो और गरुड़ा, इन पर आपका क्या आउटलुक है? जमुना ऑटो में 2 बार हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब टाइटनेस फॉर्म होगी, तब दोबारा बाई करेंगे। नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग पैटर्न है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। दूसरा कौन जी, सा था सर स्टॉकिंग गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग। का? गरुड़ा में शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट दिख रही है सर। मैं इस पे लॉन्ग तो नहीं रहता, और अगर 205 टूटता तो उसके बाद तो कतई लॉन्ग नहीं रहता, क्योंकि फिर 166 का टारगेट खुलता है। आइडियली बाइंग का कोई स्ट्रक्चर है नहीं। अगर आपके पास पड़ी है पोजीशन तो 205 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। जी सर, हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज 20 रुपये 64 पैसे पर लिया हुआ है, अब क्या करना चाहिए? 3-4 साल छोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं एग्जिट कर लीजिए। जी सर, सालासर पर भी एक जो व्यूअर है, ये राय जानना चाह रहे हैं आपकी। सालासर सालासर में नहीं क्रॉस टेक्नो। हुआ रेजिस्टेंस लेवल 10 रुपये 98 पैसे का, और 50 डे मूविंग एवरेज और स्विंग लो दोनों 950 पे थे, जो टूट रहा है। कल भी उसके नीचे क्लोज किया, आज भी फॉलो थ्रू सेलिंग है। तो प्रोबेबली 858 और 985 ये लेवल आ सकते हैं। तो अति उत्साही लोग जो रेजिस्टेंस के पास खरीद लेते हैं कि ब्रेकआउट आ ही जाएगा, उनके लिए अगर चार्ट बुक बना रहे हैं तो उसमें स्टॉक को डाल दीजिए, कि अति उत्साह क्यों आपको नुकसान दे सकता है। जी सर, सुमन झा जी पूछ रहे हैं कि गोदावरी पावर का शेयर 182 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। 6 महीने का व्यू ये अपना आपका जानना चाह रही है। देखिए जीपीआईएल में, गोदावरी पावर में 286 डेज का बेस ब्रेकआउट 242 पे आया, एक बार हाई बना, फिर दोबारा फेल्ड हाई बना, स्विंग लो के आसपास खड़ा है। तो अब 230 235 235 प्रिसाइसली रेंज है, तो 230 235 पकड़ लीजिए।
अगर ये नहीं टूटा तो अगले 6-8 महीने में आपको 300 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये टूट गया तो पैटर्न फेल हो जाएगा और लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो डाउन साइड काफी लंबी खुल जाएगी। तो 230 के नीचे तो कतई लॉन्ग नहीं रहना है। जी सर, निशांत सारंगी जी पूछ रहे हैं कि विमता लैब्स में गिरावट के जो है गिरावट के बाद रिवर्सल के सिग्नल भी मिल रहे हैं, क्या आप खरीद लेना चाहिए? देखिए, अभी रिवर्सल के एज सच कोई सिग्नल नहीं है। कल की कैंडल को हाँ आप मान सकते हैं, लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50 डे एवरेज या उससे आस ही पास है, तो मैं इसको रिवर्सल सिग्नल नहीं मान रहा हूँ। दूसरी चीज, ये सपोर्ट है। जब प्राइस ऐसे आती है तो आप यहाँ सपोर्ट पे बाई नहीं करते हैं। आप जब यहाँ से ये रिवर्सल ऐसे देने लगती है तब आप बाई करते हैं। तो सपोर्ट पे बाई करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है, जो आइडियली सभी चीज यूट्यूब पे बताई जाती है। सपोर्ट पे बाई करना, सपोर्ट सपोर्ट पे बाई नहीं किया जाता है। हमेशा सपोर्ट के बाद जब बुलिश एविडेंस मिल जाए तब बाई करना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट आपको याद होगा, 3 सपोर्ट उसने तोड़े थे, 2 सपोर्ट तोड़े थे, और तीसरे सपोर्ट पे जाके उसने 1489 का सपोर्ट नहीं होल्ड किया, 2-4 दिन रुक के तोड़ दिया। फिर 1364 का सपोर्ट नहीं होल्ड किया, उसको तोड़ दिया। उसके बाद 1267 के सपोर्ट के आसपास बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने में भी पूरा समय काटा था 65 दिन का। उसके बाद मूव आई तो 4 दिन में अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो ये जो सपोर्ट हिट करना, सपोर्ट के बाद बेस बनना, ये जब 100-200 चार्ट पढ़ लेंगे तो आपको दिखेगा कि सपोर्ट पे बाई नहीं किया जाता है। सपोर्ट से जब रिएक्शन आना स्टार्ट होता है तब बाई किया जाता है। तो अभी विमटा लैब सपोर्ट पे रिएक्शन मिलेगा तो बाई करेंगे। जी सर, अगला सवाल जो है प्राइम मेंबर है हमारे श्रवण सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि ग्रेनुअल्स और एंथम शॉर्ट टर्म व्यू इन दोनों स्टॉक्स पर ही जानना चाह रहे हैं। ग्रैन्यूल्स में, ग्रैन्यूल्स ग्रेनुअल्स इंडिया। पर आवाज आ रही है ना मेरी? जी देखिए, अगर अभी जैसे हमने विमटा लैब पे डिस्कस किया कि सपोर्ट पे नहीं, सपोर्ट के रिएक्शन पे बाई करते हैं। आप विमटा लैब इसका ग्रैन्युअल्स का चार्ट देख लीजिए। 528 का ब्रेकआउट था, 528 पहले टेस्ट किया 12 नवंबर को, कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं था। फिर दोबारा 25 नवंबर की कैंडल आके देखिए, 330% वॉल्यूम राइज, 4 मिलियन का वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग कैंडल, 2.5% ऊपर की क्लोजिंग, डे लो पे खुला, प्रीवियस डे लो स्वीप किया, डे हाई पे क्लोज किया, वहां से आप देखो बढ़िया रिएक्शन आ रहा है। तो इसको कहते हैं 25 नंबर वाली कैंडल को बुलिश एविडेंस। इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, इसके हाई के ऊपर बाई करना है। ऑल टाइम हाई का टारगेट आपका बनता है 587, सॉरी इमीडिएट स्विंग हाई बनता है 587, ये टारगेट खुलेगा। इसके ऊपर निकला तो 620 तक का टारगेट खुलेगा। तो बाई, फ्रेश बाइंग के लिए आप लेट हो चुके हैं। 544 पे बाई बना था, अभी कोई भी बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है, तो फ्रेश बाइंग देख रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। है तो 540 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 617 रुपए मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। जी सर, एंथम बायोसाइंसेस। एंथम सर लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी आईपीओ बेस बना नहीं है, तो जब तक नहीं बनता है, एंथम अगेन एन एग्जांपल कि अच्छी कंपनी है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना है बिना आईपीओ बेस के। यही हाल होगा, 870 से गिरते गिरते 625 आ गया। तो आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए, उसके बाद बाई करेंगे। जी वेदांता सर नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। ता- जी सर, अगला जो पक्का सवाल बता है रहा हूँ तृप्ता। वेदांता में, मैं पक्का बता रहा हूँ वेदांता में कोई भी पैसा नहीं कमाया होगा, क्योंकि सबको वो एटीएम स्टाइल क्विक मनी चाहिए कि बस इधर सौदा मारा और धड़ धड़ा के नोट बाहर आ जाएं। कोई भी आराम से वेदांता शांति से पैसा दे रहा था, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं चाहिए। आप देखो 405 अगस्त में अपन 405 से डिस्कस करते आ रहे थे, वहां से स्टॉक में 84 दिन में 33% की मूव है। यानी अगर आप 33 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 33 को 6, 5.5 साल की एफडी का पैसा 84 दिन में मिला है। लेकिन 84 दिन का पेशेंस ही नहीं है किसी के पास। जी जी सर, तो वेदांता पर सर क्या, क्योंकि बड़ा स्टॉक और लोग इसके बारे में सवाल हमारे पास लगातार आते भी हैं, तो इस पर क्या आउटलुक रहेगा सर, आपका वेदा क्या व्यू है इस पर? वेदांता सेम आउटलुक है सर। 400 रुपए से हम 700 की बात कर रहे हैं, अभी भी कोई दाग नहीं है। हर पुल बैक पे, कंसोलिडेशन पे, ब्रेकआउट पे, हर बाइंग का जो स्ट्रक्चर होता है टेक्निकल एनालिसिस में,
हर उस बाइंग स्ट्रक्चर पे आपको बाइंग करना है। 600 से 700 रुपए का टारगेट मिल रहा है। जी सर, अगला जो सवाल है वो तृप्ति अहलूवालिया जी का है। ये सामी होटल और पिडिलाइट, इन दोनों पर आपका व्यू जानना चाह रही हैं। सामी होटल। सामी होटल फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है और ब्रेकआउट फेल हुआ है 228 पे, तो प्रोबेबिलिटी है कि 167 आएगा, लेकिन लास्ट वीक की कैंडल थोड़ी सी रिवर्सल स्ट्रक्चर है, तो मैं एक दो हफ्ते बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। अगर सामी होटल 200 के ऊपर टिका तो बाउंस बैक मिलेगा 220 224 तक। अगर नहीं तो ये ब्रेकआउट भी आपको इसी हफ्ते या प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर ये अपना जो स्विंग लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट है 166 का, उसको टेस्ट करने जाएगा। जी सर, पिडिलाइट। पीडीलाइट एकदम साइडवेज स्ट्रक्चर है सर। पीडीलाइट ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है, चूंकि लार्ज कैप है, आई वुड नॉट से बाइंग क्लाइमेक्स, बट हाँ फील्ड ब्रेकआउट था, उसके लिक्विडेशन के टारगेट भी अचीव हुए हैं। उसके बाद से एक रेंज में साइडवेज है, ना 1560 ऊपर में तोड़ रहा है, ना 1426 नीचे में 1418 नहीं तोड़ रहा है, और ऊपर में 1572 नहीं तोड़ रहा है। इसी रेंज के अंदर और 6-8 महीना काटे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। रेंज का ब्रेकडाउन तो नहीं दिख रहा है, बट रेंज का ब्रेकआउट भी नहीं दिख रहा है। जी सर, सुमित गुप्ता जी हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि गुड मॉर्निंग अंशुल सर, तिलक नगर इंडस्ट्री इनके पास 770 के भाव पर है, वही SDBL 117 के भाव पर इनके पास है। होल्ड करें या एग्जिट करें, शॉर्ट टर्म में ये इस पर व्यू जानना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो 466 के नीचे है तिलक नगर इंडस्ट्री, 435 आ सकता है। STBL 116 के आसपास झूल रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी 116 108 सपोर्ट जोन है, इसके अंदर कोई भी बुलिश एविडेंस बनता है तो मैं बायर रहूंगा। STBL ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास है, यहाँ से शायद डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रहेगी। रिवर्सल स्ट्रक्चर जब बनेगा तो अपसाइड मिल जाएगी। यूनाइटेड स्पिरिट आपको याद ही है 65 दिन का बेस बनाया था। एशियन पेंट आपको याद ही है कि 4 महीना लगा था बेस बनने में। तो बेस बनने का अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप गलत स्टॉक में हैं। जी सर, अगला जो सवाल है वो इन्होंने ओगी के नाम से अपना जो है वो बनाई हुई है आईडी। ये AFL इंडिया और CG पावर और एक्सिस बैंक और लेमन ट्री, इन पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। पहला कौन सा था सर? FL इंडिया, एफएल AFL एफएल 3i एफएल लिमिटेड। इंडिया। सर एफएल में तो 1872 के नीचे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 1872 टूटा है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है, 1485 का टारगेट है। तो एफएल तो 1485 आते हुए दिख रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप ये आईटी बार बार मैं एक साल से मना कर रहा हूँ कि मत रही है इनमें, डाउन साइड बहुत ज्यादा खुलती हुई दिखेगी। दूसरा सीजी पावर था इनका। सीजी पावर भी 717 टूट गया है। 717 के नीचे 645 का टारगेट था जो आते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में भी डाउन साइड है। CG, जी, एक्सिस बैंक, लेमन ट्री। तो ये स्टॉक में भी बाइंग कहीं से नहीं है। सीजी पावर नॉट अ बाइंग स्ट्रक्चर। ये जब 786 का टारगेट अचीव किया था उसके बाद से किसी तरह का कोई बाइंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो जी नाम से मोहब्बत करेंगे तो ऐसे ही पुल बैक में फंसे रहेंगे। पैटर्न से मोहब्बत कीजिए, उसको रिपीटेबल बनाइए, तो पैसा बनना स्टार्ट होगा। जी सर, इसके अलावा दो स्टॉक और हैं इनके। सर एक बार नाम रिपीट कर लीजिए। एक्सिस बैंक और लेमन ट्री। एक्सिस बैंक तो मेरे को तेज लग रहा है, 1237 मिल जाए बाई कर लीजिएगा। 1500 तक का टारगेट है, लार्ज कैप स्टॉक है तो बाई ऑन डिप्स कर लीजिए। 1500 साढ़े 1500 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो जितना डिप मिल जाए, जितनी बेहतरीन डिप मिल जाए उतना ज्यादा बाई करके रख लीजिए। 1500 रुपए में बिक जाएगा। एक्सिस बैंक के बाद कौन सा था सर? लेमन ट्री। लेमन लेमन ट्री। लेमन ट्री में वीकली चार्ट पे आउटसाइड रिवर्सल बना है। अगर अगले 2 हफ्ते यहाँ पे टाइट रेंज मिल जाती है और 161 सस्टेन हो जाता है, तो जो बुलिश एविडेंस हम ढूंढ रहे थे प्राइस स्ट्रक्चर पे लास्ट वीक की कैंडल पे बना है, वॉल्यूम स्ट्रक्चर पे नहीं बना है। तो एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए। 2 हफ्ते 3 हफ्ते की टाइट रेंज अगर बनती है तो उसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। तो लेमन ट्री में एटलीस्ट प्राइमा फेसी बुलिश एविडेंस आ चुका है।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप कूद के तुरंत खरीद लें। वॉल्यूम नहीं है एविडेंस में, और एविडेंस चाहिए। जी सर, मैं अब तक लगभग अपने सभी प्राइम मेंबर्स के सवालों के जो है जवाब अपने एक्सपर्ट अंशुल जी से दिलवा चुका हूँ। सर, शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपका कोई डिस्क्लेमर रहेगा? तब तो मैं डिस्क्लेमर शो के स्टार्टिंग में ही देने लगा हूँ, किस किस में बात नहीं करूंगा। वही 4-5 स्टॉक हैं जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, मेरे को सेबी से कोई पंगा नहीं चाहिए, तो मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। और बाकी जी तो जो एडवाइस आपको दी है वही क्लाइंट्स को दी है। जी हाँ, सुबह केटीके बैंक बाई दिया था, वो मैं आपको बताना भूल गया कि केटीके बैंक सुबह खुलते ही मैं बाई दिया था 214 में। 217-70 का हाई बन चुका है। फ्लैग पैटर्न है, जिसको फ्लैग पैटर्न पढ़ने का शौक है पढ़ लीजिए फ्लैग पैटर्न। 1 मिनट का आपका समय लूंगा, फ्लैग पैटर्न जी पढ़ा जी देता हूँ। आप कैंडल देखना शुरू कीजिए 21 नवंबर से। 21 नवंबर को 37 मिलियन का वॉल्यूम था। एवरेज वॉल्यूम इसका 5 मिलियन का है, मतलब 37 मिलियन का वॉल्यूम था। 24 नवंबर को 51 मिलियन का वॉल्यूम था। फिर 25 नवंबर को 51 मिलियन का वॉल्यूम था। 3 दिन में स्टॉक चला 25.82%। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 दिन टाइट रेंज में था। कल हैमर बनाया, 6 दिन के लो को तोड़ा, वीक लॉन्ग एलिमिनेट हुए, वापस हाई पे आके क्लोज किया। हैमर की फॉर्मेशन थी। 10 डे मूविंग एवरेज भी कैचअप हो गया। आज ऑलमोस्ट ओपन लो से चला। पहले 15 मिनट पे वॉल्यूम भी अच्छा था, तो आज का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 212 का। और अगर ये चला तो चांद तक, शाम तक को 230 235 कुछ भी दिखा सकता है। फ्लैग पैटर्न में टारगेट लगाना सबसे बड़ी गलती होती है। फ्लैग पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाता है और उसको खींचा जाता है। जी जी। अंशुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय मनी 9 को देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी कीमती एडवाइस देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।